छात्रों, जय हिंद। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथी यूपी लेखपाल सन 2022 का पेपर है जो आपकी जुलाई में हुआ था। और जो हमारा टाइमिंग होता है वो 2 घंटे की होती है। और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे, तो 100 क्वेश्चन होते हैं। वो भी हमें कितने मिनट में करनी है, तो 120 मिनट में करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जीके का क्वेश्चन। ये आता है हमारा जीके का सेशन। जीके प्रश्न संख्या आता है हमारा 51। 51 क्या कहता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH4, NH8, NH2 या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है। NH20, NH44। अगर हमारा यहाँ पर 44 होता, 4 की जगह और 4 होता, तो हमारा ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता। ये कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, उत्तर से दक्षिण तक। और उत्तर प्रदेश की कहां से जाता है, तो भैया झांसी से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 52। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो भैया किसकी अधिक है सबसे ज्यादा? तो भैया ये है हमारी थारू जनजाति की। किसकी ज्यादा है? थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, हमारे सोनभद्र में। और ये जनजाति है वो हिंदू धर्म का पालन करती है। और मूल रूप से ये कैसे होते हैं, तो कृषि आदिवासी समुदाय से संबंधित है थारू जनजाति। प्रश्न संख्या आता है हमारा 53। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हमारा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? वैसे तो ये 9 लगा है, करेक्ट है, लेकिन हमें पूछ रहा है राज्यों के साथ। राज्यों की बात कर रहा है तो कितनी आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8। अगर केंद्र शासित पूछता तो आ जाते 9। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ हमारी सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश एक आता है दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश नेपाल से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 54। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो हमारी उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत देश की लगभग 16.5% आबादी निवास करती है। और उनका मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 55। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो IT कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भैया लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 56। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो हरमुज के जलमार्ग, या जिब्राल्टर के, या बारपोस के, या डोबार के? तो ये जोड़ता है जिब्राल्टर के। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किससे जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 57। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो भैया काशी विश्वनाथ नगरी को मंदिरों के नाम से जाना जाता है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है हमारी काशी, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और लगभग 5000 साल पुरानी हमारी नगरी है जीवित नगरी। जीवित नगरी किसे कहा जाता है? जिसके साक्ष्य प्रमाण मिलते हो, अब भी उसका नाम है। तो हमारी कौन सी है? काशी। ऐसा माना जाता है काशी विश्वनाथ नगरी महादेव ने खुद बसाई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 58। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध हमारा कहां पर स्थित है?
तो भैया ये हमारे स्थित है रिहंद बांध पर, रिहंद नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है ये कमेंट करके जरूर बताएं। ये आ गया हमारा इसका ऑप्शन। परीक्षा बांध ये हमारा स्थित है बेतवा नदी पर। गोविंद सागर बांध ये हमारा स्थित है शहजाद नदी पर। और जमीनी बांध ये हमारा जमीनी नदी पर स्थित है, तो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो हमारा ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो गया हमारा 2। इसमें हमारे ऑप्शन है ए का दे रखा है 2, बी का हमारा दे रखा है परीक्षा बांध आएगा हमारा बी का 3, परीक्षा बांध हमारा बेतवा नदी पर। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। इसमें जो ऑप्शन लगा है हमारा वो सही लगा है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 59। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग, भैया ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईमेल अटैचमेंट खोलकर, भैया इसी के द्वारा कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा ही। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न संख्या आती है 60। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? ईंधन का उपयोग बढ़ेगा, भैया ईंधन का उपयोग बढ़ेगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा। ईंधन उत्पादन की लागत घट जाएगी, भैया ईंधन की लागत कैसे घट जाएगी? नहीं भैया, तब भी नुकसान है। वो कह रहा है कि मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ हो, दोनों लोगों के लिए लाभ होना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आ रहा है, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 60। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में एक बन गया है या बन गया? ऑप्शन आता है हमारा रोशनी शर्मा, रिदम ममानिया, निधि त्रिपाठी या रजनी सेठी। तो ये बन गई है, रिदम ममानिया बनी थी सन 2022 में। और सन 2026 में कौन बनी है? साइकिल से फतेह करने वाली बनी है एक शिक्षिका हैं जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से निवास करती हैं। 28 साल की उम्र है और 24 मार्च सन 2026 को फतेह की है 17,560 फीट की ऊंचाई। और किससे फतेह की है? तो भैया साइकिल से। विश्व की भारत की प्रथम है और विश्व की द्वितीय शिक्षिका बन गई है, महिला बन गई है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 62। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो भैया क्या हुआ था इसमें? भैया जो पुलिस वालों को किसकी वर्दी पहना दी गई थी? आर्मी वालों की वर्दी पहना दी गई थी। और फिर तो भैया क्या हुआ था? ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हो गया था और भारत में किसकी रियासत में शामिल हो गया? भैया भारत की। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है प्रिय छात्रों 63। किस देश ने मई सन 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? तो भैया चीन ने की थी। और अब कौन करेगा? भारत करेगा। अभी निश्चित नहीं हो पाया है सन 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। प्रश्न संख्या आता है हमारा 64। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हमारा ऑप्शन वी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है 65। बफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बमास, यूएसए, जापान, कनाडा। तो मेरे प्यारे छात्रों ये हमारा स्थित है कनाडा में स्थित है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। मेरे प्यारे छात्रों अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है
तो सबसे बड़ा द्वीप है हमारा ग्रीनलैंड। ये हमारा अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसका कब्जा किसके पास है? तो डेनमार्क के पास है। अमेरिका इस पे कब्जा करना चाहता है। दूसरा महाद्वीप कौन सा आता है? तो दूसरा महाद्वीप आता है, दूसरा द्वीप आता है, सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं, ये आता है हमारा न्यू गिनी। न्यू गिनी हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा आता है हमारा बोर्नियो, ये हमारे एशिया में पड़ता है मेरे प्यारे छात्रों, और ये 3 देश इस पर बसे हुए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। चौथा आता है हमारा मेडागास्कर, ये हमारा हिंद महासागर में स्थित है। और 5वां आता है हमारा कनाडा का वॉफिन द्वीप। ये प्रमुख द्वीप है जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ये आगे अब नहीं आएगा, आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पूछ भी सकता है। प्यारे छात्रों, प्रश्न संख्या आता है हमारा 66। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो हमारे किसके तहत है? आर्टिकल 19 के तहत है। और आर्टिकल 19 में 6 कागज सब आर्टिकल दिए हैं, जो हमें बोलने की अभिव्यक्ति आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, घूमने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी है, ज़मीन खरीदने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। ये हमें आर्टिकल 19 देता है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 67। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो सबसे कम लोकसभा सीट हमारी कहां पर स्थित है? सिक्किम में। उसके बाद आप देख लो गोवा में 2 सीटें। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो कहां पर स्थित है? तो भैया हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। और जो भी उत्तर प्रदेश से इलेक्शन जीतता है वो भैया क्या वो कहां जाता है? सीधा केंद्र में जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 68। अब आप कहोगे सर जी आपने सीट नहीं बताई, तो कितनी सीट है भैया? 80 सीट है। EFT का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एफिशिएंट फॉरेन ट्रांसफर, इफेक्टिव फंड ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर। तो मेरे प्यारे छात्रों इसका क्या होगा पूर्ण रूप? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 69। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है क्या? पत्रकारिता के, चिकित्सा के या पर्यावरण के? तो ये दिया जाता है मेरे प्यारे छात्रों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 70। मेरे प्यारे बच्चों, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो मेरे प्यारे छात्रों ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और किसके द्वारा किया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। ये प्लान 1978 से लेकर 1980 में लागू किया गया था। और पंचवर्षीय योजना के लगभग 1 वर्ष पहले ही क्या कर दिया गया? समाप्त करके रोलिंग प्लान लागू किया गया था। और कांग्रेस की सरकार ने सन 1900 में हटा दिया, सन 1980 में। प्रश्न संख्या आता है मेरे प्यारे छात्रों 71। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे, अब बोलोगे लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लिंथगो, तो ये थे हमारे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड लिंथगो थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 72। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये सबको ही पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 73। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश
जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो भैया ब्रिटिश शासन के समय पर कोई व्यापार तो करते नहीं थे, कोई खेतीबाड़ी तो करते थे भैया। तो ये आता है हमारा खेतीबाड़ी आता है, ये आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में हमारा व्यापार सेवा आती है, तृतीय क्षेत्र में हमारी सेवा वगैरह आती है। तो ये हमारा किस में गए? प्रथम में। लगभग 79% मतलब 80% जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश भारत की, वो प्राथमिक क्षेत्र पर क्या करती थी? निर्भर रहती थी जीवन यापका के लिए। किस पर? खेती पर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 74। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है? तो ये किस में शामिल है? ये हमारे 36 से 51 तक शामिल है और भाग 4 में शामिल है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 75। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? दांडी से, सूरत से, साबरमती से या पवनार से? तो हमारा किया गया था साबरमती से किया गया था। साबरमती आश्रम से किया गया था, जिसे महात्मा गांधी का आश्रम भी कहा जाता है। 12 मार्च 1930 में। और ये कितने दिन तक चला था? तो 24 दिन बाद क्या हो गया था? 6 अप्रैल 1930 में दांडी में नमक कानून क्या दिया गया था? संकेत दिया गया था, नमक पर कर लगा दिया गया था। इसीलिए प्रश्न संख्या आता है हमारा 76। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सन 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी हमारी सन 2021 में यूपी मातृभूमि योजना। जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो उद्योग थे उनके लिए भार की सुविधा प्राप्त कराना था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 77। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्भाव की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारी कौन सी योजना थी? ये हमारी थी उज्ज्वला योजना। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 78। निम्न में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना। तो कौन सी योजना लागू की गई थी? उस्ताद योजना लागू की गई थी। और उस्ताद का पूर्ण रूप का मतलब होता है अपग्रेडिंग द स्किल एंड द ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ क्राफ्ट डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या आता है हमारा 79। निम्नलिखित में कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमिता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ट्रेड योजना, स्फूर्ति योजना, उस्ताद योजना, PMEGP योजना। तो कौन सा आएगा? हमारा ट्रेड योजना आएगा। जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 80। कन्या विद्या योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो कितनी प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है भैया 30,000 रुपये की जाती है। इसमें ऑप्शन गलत है। कितनी की जाती है? 30,000 की जाती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 81। प्रश्न संख्या आता है हमारा 81। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग
आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये संभालता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ए का बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 82। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? जो छोटे किसान है कितने के लिए पात्र हैं? 15, 30 या 45, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने के पात्र हैं? ये हमारे यहाँ 45% के पात्र हैं। तो जो हमारा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न संख्या आता है हमारा 83। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा, पेयजल सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो भैया स्वच्छता से संबंधित समझ जाओ, पेयजल का बात आ रही है तो भैया ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न संख्या आता है मेरे प्यारे छात्रों 84। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या आपके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, या ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, या MCH। तो ये करता है हमारा भैया ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये ही हमारे संविधान की खूबसूरती है। क्या आप देखते हैं कितनी जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कितनी सटीकता से संविधान बनाया हमारा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 85। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। तो किस मंत्रालय? नोडल विभाग की एकीकृत बाल विकास योजना। तो समझ जाओ भैया किससे संबंधित है? ये हमारी महिलाओं से संबंधित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 86। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो सामित्रा, ई मंत्रा, सावित्बा या ई सर्वे। तो ये कौन सी हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी मेरे प्यारे छात्रों सावित्रा। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगा सावित्रा? तो ये हो जाएगा सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। प्रश्न संख्या आता है मेरे प्यारे छात्रों 87। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? PMGSY, मनरेगा, PMRDF, SERY। तो ये कौन सी है भाई? तो ये है प्यारे छात्रों PMGSY, जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 88। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सख्त बनाना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास
फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये कौन सा होगा मेरे प्यारे छात्रों? ये होगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या आता है मेरे प्यारे छात्रों 89। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है? तो ये सभी को पता है, इसमें तो हमारा ऑप्शन पहले से ही करेक्ट है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया ये कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या आता है 90। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? SISG, RY, NSAP, SAGY या मनरेगा। तो विकलांगों के लिए कौन सी वो करती है भैया? ये करती है हमारी NSAP करती है। NSAP भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा। प्रश्न संख्या आता है 91। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है 92। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान कराना था? तो समग्र शिक्षा योजना, ये हमारी शिक्षा से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हमारी ग्रामीण से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना ये उससे संबंधित है। लेकिन ये आ गया हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 93। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? मतलब जो ग्रामीण छात्र है वो कहाँ जा रहे हैं? युवा शहरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? उनको प्रस्ताव रोकने के लिए कर रही है, उद्योगों को बढ़ावा दे रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये कौन सी योजना है? तो ये आती है हमारी पूरा, PURA, जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूरा का मतलब हो जाएगा आपके प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रश्न संख्या आता है हमारा 94। UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? सन 2001 में, सन 2007 में, सन 2017 में, सन 2011 में। तो ये हमारी कब हुई थी? ये हुई थी सन 2001 में हुई, 3 में हुई थी। हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कब हुई थी आपसे पूछ सकता है, तो अगर डेट की बात करें तो 15 नवंबर सन 2003 को। प्रश्न संख्या आता है हमारा 95। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? सन 2010 में, सन 2015 में, सन 2022 में। तो ये प्यारे छात्रों कब किया गया है? तो 4 मार्च सन 2020 को शुरू किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला प्रथम चरण की बात की जाए तो कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर सन 2014 को प्रथम चरण शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 96। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल? उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ई सुविधा, ई मित्र, इनमें से कोई नहीं।
तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है मेरे प्यारे छात्रों 97। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? समग्र शिक्षा योजना, ये हमारे शिक्षा से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यही करेक्ट आ जाएगा, बालिकाओं से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, बी करेक्ट आ जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 98। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये किससे संबंधित है हमारी? तो जो औषधि मिलती है उससे संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोले गए, इससे संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी उससे संबंधित है, लेकिन उज्ज्वला योजना हमारी धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना, इससे संबंधित है योजना धुआं मुक्त से। प्रश्न संख्या आता है 99। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। प्रश्न संख्या आता है मेरे प्यारे छात्रों 100। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मेरे प्यारे छात्रों फॉरेन फील्ड स्कूल। भूमि सुधार के लिए स्थापित किया गया था, मिट्टी परीक्षण के लिए, भूमि उपजाऊ के लिए। तो ये तो थी मेरे प्यारे छात्रों आज की क्लास, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और ऐसा ही पेपर आना है, ऐसे ही पेपर बन के आएगा। पेपर उत्तर प्रदेश जो आपकी यूपी स्पेशल जो लेखपाल क्लास चलेगी उससे हटके कहीं नहीं आना है। तो साथियों मेरे प्यारे छात्रों कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम।